नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर हम आपको एक एक करके तमाम बड़ी खबरें इसी वीडियो में बताएंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है पीएम केयर फंड का हिसाब दो। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, लगातार मांग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, राहुल गांधी भी यही मांग कर रहे हैं कि पीएम केयर फंड का ऑडिट करवाया जाए जल्द से जल्द, ताकि जनता के सामने सच्चाई आ सके कि आखिर इसमें किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया, कहां पर यह पैसा खर्च किया जा रहा है या खर्च नहीं किया जा रहा है। इसलिए जल्द से जल्द ऑडिट हो, यह राहुल गांधी लगातार मांग कर रहे हैं। आप लोगों को बताते चलें, ट्विटर पर हैशटैग पीएम केयर फंड का हिसाब दो ट्रेंड कर रहा है और इस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल के आई हैं। आप लोगों को बताते चलें, एक ट्विटर यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि पीएम केयर्स इज एक्चुअली पीएम स्कैम्स, यानी कि यहां पर यह एक बहुत ही बड़ा घोटाला है। ना ही आरटीआई, ना ही सीएजी ऑडिट, बीजेपी लीडर्स एज ट्रस्टीज, यानी कि बीजेपी लीडर ही यहां पर ट्रस्टी भी हैं। पीएम केयर्स इक्वल टू डोनेटिंग टू बीजेपी, यानी कि जो लोग पीएम केयर्स में दान दे रहे हैं वो सीधे तौर पर बीजेपी को दान दे रहे हैं। तो वहीं दोस्तों एक अन्य यूजर ने यहां पर एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट कहा है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं, वेयर टू स्पेंड पीएम केयर्स फंड, ए बाय एमएलए, बी फॉर वर्ल्ड टूर, सी बाय टीवी चैनल्स, डी बाय आईटी सेल ऑफिस। यहां पर दोस्तों यूजर्स की तरफ से मोदी जी का आंसर भी दिखाया गया है कि वो पीएम केयर्स फंड में जो पैसा है इन सभी चीजों के लिए खर्च करेंगे, लेकिन जनता की भलाई के लिए खर्च नहीं करेंगे। तो वहीं दोस्तों आगे आप लोगों को बताते चलें, एक अन्य यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि देश जानना चाहता है कि पीएम केयर्स फंड का पैसा कहां पर है और ये कब खर्च किया जाएगा। यहां पर हैशटैग पीएम केयर्स फंड का हिसाब दो, लोगों की तरफ से पीएम केयर्स फंड का हिसाब मांगा जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को बताते चलें, कई राज्यों से मजदूर अपने घर को पैदल ही जाने को मजबूर हैं। इसीलिए लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पीएम केयर्स फंड में पैसा आया है वो किस दिन के लिए आया है, कब इस्तेमाल किया जाएगा और क्यों अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है गरीब लोगों के ऊपर। ये यहां पर तमाम लोगों की तरफ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार से। दोस्तों इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी अपनी राय जरूर बताइए। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी सांसद की मांग, गुजरात में कोरोना से हो रही मौतों को रोकना है तो सीएम रूपाणी को हटाइए। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने गुजरात से अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के खिलाफ एक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि गुजरात में कोरोना से मरने वालों की संख्या तभी स्थिर की जा सकती है जब आनंदीबेन पटेल सीएम के तौर पर लौट जाएं और यहां पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का इस्तीफा लिया जाए और उनको पद से हटाया जाए। दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, गौरतलब है कि गुजरात में बढ़ती मौतों और संक्रमण के मामलों के चलते ऐसी अटकलें थी कि विजय रूपाणी को राज्य के मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है खबर के अनुसार कि उनकी जगह केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को राज्य की कमान दी जा सकती है। ऐसा अभी तक खबरों के माध्यम से सामने निकल के आया है और यहां पर बीजेपी के ही सांसद ने की है मांग कि सीएम रूपाणी को हटाया जाए। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, जस्टिस दीपक गुप्ता बोले रिटायरमेंट के बाद न्यायाधीशों को राजनीतिक पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता रिटायर हो चुके हैं। अपने फेयरवेल कार्यक्रम में बोलते हुए न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने देश की न्याय व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए गए फेयरवेल कार्यक्रम में बोलते हुए न्याय प्रणाली पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यह सवाल हर किसी को सोचने पर मजबूर करते हैं। जस्टिस गुप्ता ने आगे कहा है कि कोई अमीर सलाखों के पीछे होता है तो कानून अपना काम तेजी से करता है, लेकिन गरीबों के मुकदमों में देरी होती है। उन्होंने आगे कहा है कि जब कोई न्यायाधीश रिटायर होने के बाद सरकारी कार्यभार संभालता है तो मेरे विचार में जनता उसे बहुत खुशी से स्वीकार नहीं करती है। उन्होंने कहा है कि जब न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सरकारी कार्यभार संभालते हैं तो उन्हें कुछ संदेह होता है।
यहां पर उनका सीधा इशारा आप लोगों को बताते चलें रंजन गोगोई की तरफ था। उन्होंने आगे कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के उन न्यायाधीशों के पक्ष में नहीं हूं जो राजनीतिक पदों पर बैठ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि न्यायाधीशों को ऐसे पदों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं और अगर मुझे इस तरह का कोई मौका दिया जाता है तो मैं उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगा। यह यहां पर कहना है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस दीपक गुप्ता का। और उन्होंने यहां पर इशारों ही इशारों में रंजन गोगोई पर भी जोरदार हमला बोला है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। पटरी से लाइव कर रहे एनडीटीवी रिपोर्टर को रोकने पहुंची पुलिस तो रविश कुमार बोले ये तो पत्रकारिता सिखा रहे हैं। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला आप लोगों को बताते चलें। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के जालना रेलवे लाइन के पास 16 प्रवासी मजदूरों को एक मालगाड़ी ने रौंद दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद हर कोई शोक व्यक्त कर रहा है। टीवी चैनल एनडीटीवी ने पटरी पर चल रहे मजदूरों को लेकर के रिपोर्टिंग की। वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार ने अपने शो देश की बात रविश कुमार के साथ में इस रिपोर्ट को दिखाया। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए और पटरी पर चल रहे लोगों को वहां से भगाने लगे। एक पुलिसकर्मी ने वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार को भी यहां से जाने को कहा। साथ ही टीवी चैनलों पर जनता से सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया। इस पर रविश कुमार ने उनसे कहा कि ये तो अब पत्रकारिता सिखाने लगे हैं। रिपोर्टर वहां खड़े मजदूरों से बात कर रहे थे, तभी कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए और लोगों को पटरी से भगाने लगे। एक पुलिसकर्मी ने पत्रकार से कहा आप भी कॉर्पोरेट करिए और यहां से जाइए। पत्रकार ने कहा सर मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूं, लेकिन यहां पर जो मजदूर चल रहे हैं उनकी हकीकत भी तो दिखानी पड़ेगी। इस पर पुलिसकर्मी ने कहा कि आप गलत जगह पर इंटरव्यू ले रहे हैं। जवाब में पत्रकार ने कहा कि लोग गलत जगह पर चल रहे हैं, मैं गलत जगह पर इंटरव्यू नहीं ले रहा हूं। जिस पर कि पुलिस वाले का यहां पर मुंह बंद हो गया और यहां पर यह बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। तो वहीं दोस्तों एक और आइए आपको बड़ी खबर बताते चलें। तबलीगी जमात चीफ मौलाना साद की ऑडियो क्लिप से हुई थी छेड़छाड़। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें मरकज निजामुद्दीन के मुखिया मौलाना साद कंधालवी की एक ऑडियो क्लिप बीते दिनों सोशल मीडिया पर खूब शेयर की गई थी, जिसमें तबलीगी जमात के लोगों को कथित तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की सलाह दी गई थी। अब पुलिस जांच में पता चला है कि शायद उस ऑडियो क्लिप से छेड़छाड़ हुई है और कई अन्य ऑडियो क्लिप को जोड़कर उसे तैयार किया गया है। फिलहाल पुलिस ने उस ऑडियो क्लिप समेत कई अन्य ऑडियो क्लिप को जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज दिया है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं शुरुआती जांच में हुआ है बड़ा खुलासा। तबलीगी जमात चीफ मौलाना साद की ऑडियो क्लिप से हुई थी छेड़छाड़। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। औरंगाबाद रेल हादसे के बाद दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज से मांगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आइए आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आकर मध्य प्रदेश के मजदूरों की जान चली गई। इस घटना के बाद प्रवासी मजदूरों के हालात पर लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है। इस मुद्दे पर विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह पर लगातार हमलावर हैं। अब कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर से इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे के बाबत सवाल पूछ डाला है। उन्होंने सीएम शिवराज से कहा है कि इस घटना की जिम्मेदारी स्वीकारते हुए उन्हें त्यागपत्र नहीं दे देना चाहिए क्या। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए शिवराज सिंह चौहान से यहां पर प्रश्न किया है, क्या इन मजदूरों का पंजीयन हुआ था? यदि हुआ था तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या इंतजाम किया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने ट्रेन हादसे के बाद त्यागपत्र दे दिया था। माधवराव सिंधिया जी ने हवाई जहाज की दुर्घटना पर त्यागपत्र दे दिया था। अब शिवराज जी आप बताइए, क्या आपको जिम्मेदारी स्वीकार कर त्यागपत्र नहीं दे देना चाहिए? ये यहां पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज पर और केंद्र की सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। अमित शाह के पत्र पर ममता बनर्जी की पार्टी ने कहा आरोप साबित करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या फिर मांगे माफी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर प्रवासियों को लेकर आने वाली ट्रेनों को ना आने देने का आरोप लगाने वाले पत्र को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह से कहा है कि वह अपने आरोप साबित करें या फिर माफी मांगे। साथ ही बनर्जी ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री हफ्तों तक चुप्पी साधे रखने के बाद झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि शाह उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है।
अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि इस संकट के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में नाकाम रहे गृह मंत्री हफ्तों तक चुप्पी साधे रखने के बाद केवल झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने के लिए बोलते हैं। विडंबना यह है कि वह ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें सरकार ने उनकी किस्मत के सहारे छोड़ दिया है। अमित शाह अपने झूठे आरोप साबित करें या फिर माफी मांगे। ये यहां पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने जोरदार हमला बोला है गृह मंत्री अमित शाह पर। तो वही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। प्रवासी मजदूरों पर बोले हैं प्रशांत किशोर, अगर सब इतना कर रहे हैं तो मजदूर इतने बेबस क्यों हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, प्रवासी मजदूरों को लेकर के प्रशांत किशोर ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल पूछा है कि यदि सभी लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो फिर मजदूर इतने बेबस क्यों हैं। प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया, रेलवे 85% सब्सिडी दे रहा है, केंद्र पैसे ले नहीं रहा है और राज्य तो किराए के साथ कई और सुविधाएं देने का दावा कर रहे हैं। अब तो विडंबना यह है कि विपक्ष ने भी सबका किराया देने की बात कही है। प्रशांत किशोर ने पूछा है कि अगर सभी लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो मजदूर इतने बेबस क्यों हैं और उनसे ये पैसे ले कौन रहा है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, एक ताजा मामला सामने निकल के आया है गुजरात से। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों से मांगा गया तिगुना किराया, फिर की बेरहमी से पिटाई, बीजेपी पर लगा आरोप। गुजरात के सूरत में एक बीजेपी के नेता पर कथित तौर पर आरोप है कि उन्होंने प्रवासी मजदूरों से तिगुना किराया मांगा और फिर बेरहमी से पिटाई की। बताया जा रहा है कि गुजरात के सूरत के बीजेपी नेता राजेश वर्मा ने मजदूरों से झारखंड जाने के लिए तिगुना किराया वसूला और कहा कि उन्हें ट्रेन के जरिए छोड़ा जाएगा, जबकि ऐसी कोई ट्रेन का प्रबंध था ही नहीं। कुछ दिन बाद जब मजदूरों ने पैसे वापस मांगे तो बीजेपी नेता ने इनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। यहां पर यह ताजा मामला देख सकते हैं सामने निकल के आया है गुजरात से, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं पर देख सकते हैं हमलावर हो चुके हैं कई पार्टी के नेता। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।